सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। करना चाहूंगा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा था जिसके ऊपर बातचीत बहुत जरूरी थी। तमाम मेरे जो भाई हैं वो चाह रहे थे कि मैं आपके साथ बातचीत करूं कि 8वें वेतन आयोग की बात कहां तक पहुंची। बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आई कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.25 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। इसकी मांग जो है कई कर्मचारी संगठनों ने की है। अब कुछ ऐसी जानकारियां भी आ रही हैं कि जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 54,000 के आसपास हो सकता है, कम से कम सैलरी। इस प्रकार की भी बातें निकल कर आ रही है। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बैठूं और समझूं कि कहां तक वेतन आयोग की बात पहुंची, क्या क्या सिफारिशें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या सीएपीएफ की तरफ से सरकार को दी गई हैं। सब देखिए राजेश, आप YouTube खोलिए और उसमें केवल एड्स पे कमीशन डाल दीजिए, सर्च करिए, आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें ज्यादातर सिर्फ मनगढ़ंत बातें बताते हैं, सिर्फ मनगढ़ंत बातें कि आप आज बताएगा 3.5 फ्रीक्वेंट फैक्टर हो गया, कल बताएगा 4.5 हो गया, परसों बताएगा 2.5 हो गया। इन सब का कोई अहमियत नहीं है। हकीकत ये है कि वेतन आयोग ऐसे काम करता है कि उसमें एक लंबा समय लगता है। अलग अलग संगठन, कर्मचारी संगठन, जो भी अधिकारियों के वर्ग, सबसे उनकी मुलाकात होती है, सबके वो इनपुट्स लेते हैं और उसके बाद जब सारा इनपुट उनके पास आ जाता है तो फिर देश की जीडीपी, देश के ऊपर कितना कर्ज है, देश को कैसे खर्च करना है, भारत की जो अर्थव्यवस्था किस गति से चल रही है, हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति कैसी है, उन सब चीजों का आकलन करके फिर उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट निकाली जाती है। ऐसे आंख मूंद के किसी की 54,000, 55,000, 60,000 मिनिमम पेमेंट नहीं करी जाती। अगर ये होना भी होगा, हालांकि इसकी आवश्यकता है, जिस लेवल की महंगाई है उसमें आप 50,000 से कम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपको महीने का मिले। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक लंबा प्रोसेस है और इसके ऊपर तमाम आकलन होता है। बहुत सारे लोग बैठते हैं और ये जो छोटे छोटे जो इनपुट्स अलग अलग संस्थाओं से आते हैं उनको समराइज करके फिर उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट निकाली जाती है। एक लंबा प्रोसेस है और ये प्रोसेस चूंकि ऑनगोइंग है, इसलिए अभी इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता नहीं चलेगा। अगर कोई मुझसे पूछने आए कि तिवारी जी आप बताइए कितनी पेमेंट बढ़नी चाहिए एक जेसीओ की, तो मैं बता दूंगा कि भाई एक जेसीओ को कम से कम 1 लाख रुपया महीने उसके सब कुछ करने के बाद की जेब में आने चाहिए। क्योंकि इतनी बिल्कुल महंगाई है, इतने उसके खर्चे हैं, जेसीओ है, उसके बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे, उसको फैमिली को भी पैसा देना है। 1 लाख से कम में उसका गुजारा नहीं हो सकता। ये बात मैं कहूंगा, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ा दूं कि इसके ऊपर बात हो रही है तो ये गलत होगा। ये मेरा व्यू हो सकता है कि इतनी होनी चाहिए, लेकिन अब वो सरकार इस व्यू को मानेगी, जस्टिफाई करेगी, नहीं करेगी, वो बात अलग है। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेतन आयोग के बाद ऊपर सबसे बड़ी तोहमत ये लगती है कि वो अधिकारियों से बात करके और नीचे के कर्मचारियों के पेमेंट बढ़ा देते हैं। अब उन तक नीचे कर्मचारी या सेना में जैसे जवान हो गए, उन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। अधिकारियों से बात करके अधिकारी ही उनको बताते हैं कि जवान को क्या समस्याएं हैं, या एक बड़ा अधिकारी सिविल सर्विसेज में एक बड़ा अधिकारी एक जो उच्च पद पर बैठा हुआ वो अपने नीचे कर्मचारी के बारे में बता देता है कि भाई इनको ये समस्याएं हैं और इस वजह से इनकी पेमेंट में इतनी बढ़ोतरी होती है। ये एक गलत है और ये हमेशा हर वेतन आयोग में होता रहा। ये पहली बार नहीं हुआ कि जब तक आपको ग्राउंड लेवल के वर्कर से आपको पता ही नहीं चलेगा, आप मिलोगे ही नहीं, मुलाकात ही नहीं करोगे, अगर मुलाकात करोगे भी तो बनावटी मुलाकात होगी जिसमें कि वो व्यक्ति अपने मन की बात आपसे कह ही नहीं पाएगा। तो फिर ये कहाँ फेयर हुआ। तो ये हमेशा होता रहा है और शायद ये संभव भी नहीं है कि हर एक व्यक्ति से पूछा जा सके। लेकिन हाँ, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर विचार करने वाले लोगों के पास इतना दिमाग तो होता है कि वो ये जरूर समझ जाएंगे किसको कितनी आवश्यकता है, किसको कितना मिलना चाहिए, किसका कितना हक है। अगर सेना का जवान बॉर्डर पे आपकी सिक्योरिटी दे रहा है तो उसको एक सिविल के उसके समकक्ष कर्मचारी से कम 20 से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। क्योंकि वो हर हर दिन, हर समय, हर हर क्षण अपनी जान को जोखिम लगा के वहां पे खड़ा है ताकि वो जो बाकी सरकारी कर्मचारी है वो आराम से सो सके। तो ये देखिए, ये सब चीजें आपको मैटर करानी पड़ेंगी और ये तो मैं पहले से भी कहता रहा हूँ, कई बार आपके चैनल पे भी बोला हूँ कि सेना के अगर काम को हम लोग इस चीज से तोड़ेंगे कि ये काम है, इसको इतना पैसा देना चाहिए, तो वो सैनिकों के साथ एक गलत बात हो जाएगी। क्योंकि सेना ये काम को आप पैसों से नहीं तोड़ सकते, इसलिए बस आपको मेरा उनको आखिरी बेहतर सवाल से है सर। बेहतर चीज देना चाहिए। जी जी, आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, मेरे अग्निवीर भाई हैं, उनको लेकर उनकी बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं सर कि क्या हमें इस 8वें वेतन आयोग का कोई लाभ मिलेगा?
क्या इस वेतन आयोग में एमएसपी को लेकर, क्योंकि एमएसपी को लेकर भी चर्चाएं बहुत तेज हैं कि इक्वल एमएसपी हो, अग्निवीरों को तो एमएसपी भी नहीं मिलती, तो उनका कहना है कि सर कि हमें भी क्या इस 8वें वेतन आयोग में जवानों के बराबर एमएसपी मिलेगी, क्या हमें भी इस वेतन आयोग का कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि 21,000 22,000 जो हमें फर्स्ट ईयर में मिलते हैं बोला, उससे ज्यादा तो जो दिहाड़ी मजदूर है जो डेली तसला उठा के डालता है वो कमा लेता है। देखिए राजेश, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के सैनिक संगठनों, पूर्व सैनिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी उनसे इस बारे में बात भी होती रहती है। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि निश्चित तौर पर वेतन आयोग का फायदा अग्निवीरों को भी मिलेगा। सरकार लगभग मन बना चुकी है, क्योंकि अग्निवीर अब एक परमानेंट सदस्य हो चुके हैं। भले ही 4 साल के लिए होंगे, लेकिन सेना के अंदर वो एक सिस्टम बना दिया गया है कि वो लोग रहेंगे। तो अगर वो लोग रहेंगे, सेना में रहेंगे, सैनिक हैं, तो फिर उनको भी वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। मिनिमम पेमेंट जो होगी उसका असर वहां भी दिखाई देने को मिलेगा। एमएसपी के ऊपर विवाद जरूर है। एमएसपी के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, तमाम संगठन इस बात को उठा भी रहे हैं, अलग-अलग लोगों से मिल भी रहे हैं कि उनको एमएसपी में उनके साथ भेदभाव ना हो, उनको भी दिया जाए। अगर आप उनसे सैनिक का काम ले रहे हो तो उनको भी मैं बराबर की एमएसपी दी बीच में जाए। टोक रहा हूँ, लेकिन एक मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि सर जो एमएनएस है, जो हॉस्पिटलों में बैठे हैं मैडम लोग, उनको एमएसपी मिलता है, लेकिन हम बोला बॉर्डर पे खड़े हैं, हम एलओसी पे खड़े हैं, एलएसी पे खड़े हैं, हम लद्दाख में खड़े हैं, कोई कहता है कि मैं सियाचिन ग्लेशियर में हूं सर, लेकिन मुझे एमएसपी नहीं है। हाँ, तो ये तो गलत है ना। ये तो सरकार को देखना ही पड़ेगा। ये रिपोर्ट्स करनी ही पड़ेगी। बताए ना, यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों हुआ है? क्योंकि सैनिक की समस्या को किसी बड़े अधिकारी ने बता दिया कि ये सैनिक है, ये एमएनएस है, इसकी हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो एमएनएस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। वो सैनिक को, उसकी तो ड्यूटी है, वो बॉर्डर पे रहेगा। तो ये इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। और देखिए, ये आप मान के चलिए कि जो बाबू लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो जो निर्णय ले रहे हैं सेना के बारे में, उनको सेना के बारे में जानकारी बहुत कम होती है। उनको पता ही नहीं होता। वो हर चीज को अपने चश्मे से देखते हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक जो सिविलियन अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, आईएएस है, सचिव लेवल का आदमी है, उस ग्लेशियर में बैठे हुए जवान की एक्चुअल समस्या क्या है वो पहुंच ही नहीं पाती है, या पहुंचाई नहीं जाती है। तो ये जो चैनल है, इसको बहुत ही ब्रेक करने की आवश्यकता है। और ये फिलहाल तो ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदलाव तो हो रहा है, लेकिन इस मैटर में बदलाव नहीं हो रहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, फिर भी इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग आता है, तो चलिए सर्विंग वालों की तो बात होगी, कभी फिर बैठेंगे तो एक्स सर्विसमैन वालों की भी बात करेंगे, अपनी और आपकी, कि हम क्या सरकार से उम्मीदें रख सकते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।